इश्क का जुनून। चैप्टर 1। वह रात जिसने सब बदल दिया। रात के 11:47 बजे। बारिश मानो आसमान का गुस्सा बनकर धरती पर टूट रही थी। बिजलियों की चमक पूरे शहर को पल पल रोशन कर रही थी। शहर के सबसे आलीशान रॉयल क्राउन ग्रैंड होटल में आज एक हाई प्रोफाइल पार्टी चल रही थी। करोड़पति, मंत्री, विदेशी मेहमान और बड़े बिजनेस टाइकून वहां मौजूद थे। लेकिन उसी शहर के एक छोटे से घर में एक लड़की फर्श पर घुटनों के बल बैठी पूरे घर का पोछा लगा रही थी। उसका नाम था इरा। सिर्फ 19 साल। दूध जैसी गोरी त्वचा, बड़ी काली आंखें, कमर तक घने काले बाल। इतनी खूबसूरत कि लोग उसे देखते रह जाएं। लेकिन उसकी जिंदगी किसी कैद से कम नहीं थी। इरा। रसोई से तेज आवाज आई, जी मां। वह डरते डरते भागी। उसकी सौतेली मां ने बिना वजह उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया। इतनी देर क्यों लगा दी? इरा की आंखें भर आईं। मां, मैं सफाई कर रही थी, जवाब देती है। इतने में सीढ़ियों से उसकी सौतेली बहन रिया नीचे उतरी। महंगा गाउन, हाई हील, पूरा मेकअप। उसने इरा को ऊपर से नीचे तक देखा और होंठ टेढ़े कर दिए। मम्मी, इसे भी पार्टी में ले चलते हैं। सौतेली मां चौंक गई। इसे? रिया मुस्कुराई। हाँ, आज इसे भी दुनिया दिखा देते हैं। इरा हैरान रह गई। आज तक उन्होंने उसे कभी कहीं नहीं ले गई थीं। रिया मीठी आवाज में बोली, जल्दी तैयार हो जाओ। इरा की आंखों में पहली बार खुशी चमकी। सच? हाँ। इरा दौड़कर अपने कमरे में गई। कमरा भी क्या, स्टोर रूम था। उसने अपना छोटा सा बक्सा खोला। उसमें नए कपड़े नहीं थे, सिर्फ रिया के पुराने, फीके और ढीले कपड़े। वह वही पहनकर आई। रिया ने उसे देखा और मन ही मन मुस्कुराई। आज के बाद कोई तुम्हें पहचान भी नहीं पाएगा। उधर शहर के दूसरे छोर पर काली रंग की दर्जनों लग्जरी गाड़ियां तेजी से होटल की ओर बढ़ रही थीं। हर गाड़ी के आगे पीछे हथियारबंद सुरक्षा। लोग रास्ते से हटते जा रहे थे। एक लंबा, चौड़े कंधों वाला आदमी काले सूट में कार से उतरा। हरी आंखें, बर्फ जैसा ठंडा चेहरा। ऐसी मौजूदगी कि पूरा माहौल खामोश हो गया। युवान राठौड़, देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन और अंडरवर्ल्ड का वह नाम जिसे लोग धीरे से लेते थे। होटल मैनेजर खुद झुक गया। वेलकम सर। युवान ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वह सीधा वीआईपी लिफ्ट की ओर बढ़ गया। उसी समय एक विदेशी मॉडल भी उसकी तरफ बढ़ी। मिस्टर राठौड़। उसने मुस्कुराकर युवान की बाह छूने की कोशिश की। युवान ने बिना कुछ कहे एक कदम पीछे हटकर उसकी कलाई झटक दी। उसकी नजर इतनी ठंडी थी कि वह लड़की वहीं रुक गई। युवान की सुरक्षा टीम तुरंत बीच में आ गई। कोई नहीं जानता था कि वह ऐसा क्यों करता है। सिर्फ उसके घर वाले जानते थे कि किसी भी लड़की का स्पर्श उसके लिए दर्द बन जाता है। रात और गहरी हो गई। बारिश तेज हो चुकी थी। इरा को पार्टी में एक जूस दिया गया। पी लो। डर क्यों रही हो? रिया मुस्कुरा रही थी। इरा ने बिना शक किए जूस पी लिया। कुछ ही मिनटों बाद उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। वह लड़खड़ा गई। रिया ने उसका हाथ पकड़ा। आओ, मैं तुम्हें आराम करने वाले कमरे में ले चलती हूं। लेकिन उसकी आंखों में जो मुस्कान थी
वह किसी शैतान से कम नहीं थी। चैप्टर 1 समाप्त। इश्क का जुनून। चैप्टर 2 गलत दरवाजा। बारिश लगातार हो रही थी। होटल की बड़ी बड़ी कांच की दीवारों पर पानी की बूंदें फिसल रही थीं। पूरी पार्टी संगीत और हंसी से गूंज रही थी। लेकिन एक मासूम लड़की की जिंदगी अगले कुछ मिनटों में हमेशा के लिए बदलने वाली थी। इरा की आंखें आधी बंद हो चुकी थीं। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। दीदी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। रिया ने उसे कसकर पकड़ा। बस 2 मिनट आराम कर लो, फिर घर चलेंगे। उसकी आवाज में मिठास थी, लेकिन आंखों में जहर। लिफ्ट का दरवाजा खुला। दोनों ऊपर पहुंची। रिया ने अपने पर्स से एक कार्ड निकाला। उसने मोबाइल में मैसेज देखा। रूम 109। वहीं उस बूढ़े आदमी का कमरा था, जिसने पैसों के बदले रिया से गंदी डील की थी। रिया मुस्कुराई। आज के बाद कोई लड़का तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं, इरा। लेकिन तभी एक होटल स्टाफ जल्दी में वहां से गुजरा और रिया से टकरा गया। उसके हाथ से कार्ड गिर गया। कुछ सेकंड की अफरा तफरी हुई। रिया ने जल्दी जल्दी कार्ड उठाया। उसे लगा वही कार्ड है, लेकिन गलती हो चुकी थी। वह रूम 106 का कार्ड उठा चुकी थी। उसे इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। दूसरी तरफ रूम 106। कमरे की सारी लाइटें बंद थीं। सिर्फ बालकनी से आती बिजली की चमक कमरे को पल पल रोशन कर रही थी। काले सूट में एक लंबा आदमी सोफे पर बैठा था, हाथ में व्हिस्की का ग्लास, आंखों में आग। वह था युवान राठौड़। उसके सामने मेज पर एक फाइल खुली थी। उसके सबसे भरोसेमंद आदमी ने अभी अभी खबर दी थी। सर, ब्लैक शैडो ने आज हमारे 3 लोगों को मार दिया। युवान की हरी आंखों में मौत उतर आई। जिसने मेरे लोगों को हाथ लगाया है, उसने धीमी आवाज में कहा, वो सूरज नहीं देखेगा। इतने में उसका फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था, मॉम। युवान ने गहरी सांस ली। हाँ मोम, बेटा, पार्टी खत्म होते ही घर आ जाना। हाँ, और ज्यादा मत पीना। युवान ने हल्की सी मुस्कान दी। ठीक है। फोन कट गया। उधर रिया इरा को सहारा देते हुए कमरे तक लाई। उसने कार्ड लगाया। बीप। दरवाजा खुल गया। कमरे में अंधेरा था। रिया ने इरा को धीरे से अंदर धक्का दिया। इरा बमुश्किल खड़ी थी। दीदी, मत जाओ। रिया बाहर निकली और क्लिक, दरवाजा बाहर से बंद हो गया। रिया मुस्कुराई। अब पूरी रात यहीं रहो। और वहां से चली गई। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि यह 109 नहीं, 106 था। और उस कमरे में कोई बूढ़ा आदमी नहीं, बल्कि पूरे अंडरवर्ल्ड का सबसे खतरनाक शख्स मौजूद था। कमरे के अंदर युवान ने हल्की सी आहट सुनी। उसकी आंखें तुरंत दरवाजे की तरफ उठीं। कौन है? कोई जवाब नहीं। इरा लड़खड़ाते हुए 2 कदम चली और संतुलन बिगड़ने पर गिरने लगी। युवान ने सहज प्रतिक्रिया में उसका हाथ पकड़ लिया। 1 पल, 2 पल, 3 पल। युवान की सांसें थम गईं। कुछ नहीं हुआ। न त्वचा लाल हुई, न जलन, न दर्द, न सांस लेने में तकलीफ। उसकी हरी आंखों में पहली बार हैरानी साफ दिखाई दी। यह
कैसे हो सकता है? उसने तुरंत इरा का हाथ छोड़ दिया, लेकिन उसके मन में एक सवाल गूंज रहा था। यह लड़की बाकी सबसे अलग क्यों है? कमरे के बाहर तूफान और तेज हो चुका था, और अंदर दो अजनबी भी एक दूसरे में खो चुके थे। कपड़े चारों तरफ बिखर जाते हैं, अंधेरे में दोनों को होश ही नहीं रहता। पूरे राठौड़ साम्राज्य की किस्मत बदलने वाली थी। चैप्टर 2 समाप्त। चैप्टर 3 वह लड़की कौन थी? सुबह बारिश थम चुकी थी। सूरज की हल्की किरणें होटल के शीशों पर पड़ रही थीं। कमरा 106। पूरा कमरा खामोश था। युवान राठौड़ की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसने माथे पर हाथ रखा। उसे रात की बातें साफ याद नहीं थीं, बस कुछ धुंधली झलक। एक मासूम चेहरा, काली आंखें, किसी के रोने की धीमी आवाज। युवान तुरंत उठकर बैठ गया। तभी उसकी नजर कमरे पर गई। कोई नहीं था। कमरा खाली था। वह बिना कोई भाव दिखाए खड़ा हुआ। उसी समय उसकी नजर बिस्तर पर गई। चादर पर लाल रंग के कुछ निशान थे। युवान की आंखें एक पल के लिए ठहर गईं। उसने तुरंत अपनी बाहें देखीं, फिर गर्दन, फिर हथेलियां। कुछ भी नहीं, बस नाखून के निशान। न लाल चकत्ते, न जलन, न दर्द। उसका चेहरा पहले की तरह ठंडा ही रहा, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार सवाल था। असंभव। उसी समय ठक ठक, दरवाजे पर दस्तक हुई। सर, युवान ने बिना मुड़े कहा। अंदर आओ। उसका सबसे भरोसेमंद आदमी अंदर आया। मैडम आ गई हैं। कुछ ही सेकंड बाद एक शालीन महिला कमरे में दाखिल हुई। वह थीं युवान की मां। उन्होंने कमरे में नजर दौड़ाई, फिर उनकी नजर भी बिस्तर पर पड़े लाल निशानों पर गई। उनकी सांस जैसे रुक गई। उन्हें कमरे की हालत देखी और सब समझ गई, कुछ तो हुआ है। धीरे धीरे उन्होंने युवान की ओर देखा। युवान? क्या रात यहां कोई लड़की थी? युवान ने कुछ पल चुप रहकर जवाब दिया। शायद, शायद, मुझे पूरी बात याद नहीं। मां की नजर तुरंत उसके हाथों पर गई। उन्होंने उसकी कलाई पकड़ ली। रुको। उन्होंने ध्यान से देखा। फिर दूसरी बाह, गर्दन, चेहरा। कुछ भी नहीं था। उनकी आंखों में आंसू भर आए। हे भगवान! युवान ने बिना किसी भाव के पूछा। क्या हुआ? मां की आवाज कांप रही थी। पहली बार किसी लड़की के पास रहने के बाद तुम्हें कुछ नहीं हुआ। कमरे में कुछ पल की खामोशी छा गई। युवान ने बस एक ही सवाल पूछा। वह लड़की कौन थी? मां ने दृढ़ आवाज में कहा। उसे ढूंढो। युवान की हरी आंखें उनकी तरफ उठीं। पूरी दुनिया छाननी पड़े, फिर भी उसे ढूंढो। युवान ने बिना कोई भाव बदले अपने आदमी की तरफ देखा। होटल का एक एक कैमरा चेक करो। जिसने भी रात इस फ्लोर पर कदम रखा, उसकी पूरी जानकारी 1 घंटे में मेरी टेबल पर चाहिए। जी बॉस। आदेश मिलते ही पूरा राठौड़ नेटवर्क हरकत में आ गया। किसी को नहीं पता था कि उसी समय शहर के एक छोटे से घर में इरा डरी हुई अपने कमरे के कोने में बैठी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि पिछली रात उसके साथ क्या हुआ। और बाहर उसकी सौतेली बहन रिया के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। उसे अभी भी यही लग रहा था कि उसकी चाल सफल हो चुकी है, लेकिन उसे नहीं पता था
उसकी एक छोटी सी गलती अब उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। चैप्टर 3 समाप्त। चैप्टर 4 तलाश। सुबह के 8:15 बजे रॉयल क्राउन ग्रैंड होटल का पूरा 7वां फ्लोर सील कर दिया गया था। काले सूट पहने हथियारबंद लोग हर कोने में खड़े थे। होटल का मैनेजर पसीने में भीगा हुआ था। उसके सामने बैठा था युवान राठौड़। काले रंग का 3 पीस सूट, हरी आंखें, चेहरे पर वही ठंडापन, जैसे उसके अंदर कोई भावना बची ही न हो। उसने टेबल पर उंगलियां एक बार थपथपाईं। फुटेज, बस एक शब्द, और पूरा कमरा कांप उठा। एक लैपटॉप उसके सामने रखा गया। सीसीटीवी फुटेज चलने लगी। रात 11:58। एक लड़की लड़खड़ाते हुए कॉरिडोर में दिखाई दी। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। उसके साथ एक दूसरी लड़की थी। कुछ सेकंड बाद दूसरी लड़की उसे कमरे के अंदर धकेलकर बाहर निकल गई। युवान की हरी आंखें स्क्रीन पर टिक गईं। जूम करो। टेक्नीशियन ने वीडियो जूम किया, लेकिन इरा के लंबे बाल उसके चेहरे पर आ गए थे। चेहरा साफ नहीं दिखा। कुछ पल बाद वीडियो में रिया तेजी से वहां से जाती हुई दिखी। युवान ने ठंडी आवाज में पूछा, यह दूसरी लड़की कौन है? सर, अभी पता कर रहे हैं। 10 मिनट। जी सर। उसी समय युवान की मां कमरे में आईं। उन्होंने स्क्रीन पर नजर डाली, फिर बेटे की ओर देखा। कुछ पता चला? नहीं, लेकिन पता चल जाएगा। युवान ने बिना उनकी तरफ देखे जवाब दिया। मां ने धीरे से कहा, बेटा, उस लड़की को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। युवान कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, अगर वह बेगुनाह है तो उसे कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। दूसरी तरफ इरा अपने छोटे से कमरे में बैठी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। उसे पिछली रात की बस टूटी फूटी बातें याद थीं। होटल, बारिश, एक अजनबी कमरा, और फिर सब धुंधला। तभी बाहर से उसकी सौतेली मां की आवाज आई, इरा, बाहर निकल। इरा डरते हुए बाहर आई। रिया मुस्कुराते हुए बोली, कैसी रही रात? इरा घबरा गई। मां, मुझे कुछ याद नहीं। रिया ने नकली दुख दिखाया। बेचारी। लेकिन उसके मन में एक ही बात चल रही थी, अगर उस अमीर आदमी ने इसे पहचान लिया तो सारी दौलत मेरे हाथ से निकल जाएगी। उधर युवान के आदमी वापस कमरे में आए। सर, बोलो। जिस लड़की ने उसे कमरे तक पहुंचाया था, उसकी पहचान मिल गई है। युवान ने पहली बार सीधे उसकी तरफ देखा। नाम? रिया। पूरा पता निकालो। जी बॉस। युवान अपनी कुर्सी से उठा। उसने कोट का बटन बंद किया। गाड़ी निकालो, हम खुद चलेंगे। कमरे में मौजूद हर आदमी समझ गया, अब किसी की किस्मत बदलने वाली है। युवान राठौड़ जब खुद किसी को ढूंढने निकलता था तो पूरी दुनिया रास्ते से हट जाती थी। चैप्टर 4 समाप्त। चैप्टर 5 पहला शक। राठौड़ ग्रुप का मुख्यालय, 50वीं मंजिल। पूरा फ्लोर खामोश था। युवान राठौड़ अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसके सामने बड़ी स्क्रीन पर वही सीसीटीवी फुटेज बार बार चल रही थी। एक लड़की जिसका चेहरा बालों से ढका हुआ था, और दूसरी लड़की जो उसे कमरे तक छोड़कर बाहर चली गई थी।
युवान ने स्क्रीन बंद कर दी। ठंडी आवाज गूंजी। रिया। उसके सामने खड़े आदमी ने सिर झुका दिया। जी बॉस। पूरा बैकग्राउंड। परिवार, रिश्तेदार, दोस्त, जिसके साथ रहती है, सब कुछ। जी बॉस। उधर। रिया पूरे दिन बेचैन थी। उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। शाम होते होते एक काली एसयूवी उनके घर के सामने आकर रुकी। रिया खिड़की से झांकते ही डर गई। 4 लंबे चौड़े बॉडीगार्ड बाहर उतरे। फिर एक आदमी, काला सूट, सफेद दस्ताने। रिया जी। उसकी आवाज बिल्कुल सपाट थी। जी। हमारे बॉस आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। रिया का चेहरा पीला पड़ गया। कौन बॉस? उस आदमी ने सिर्फ एक नाम लिया। युवान राठौड़। यह नाम सुनते ही रिया और उसकी मां के होश उड़ गए। इरा रसोई में थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सौतेली मां ने तुरंत मुस्कुराने का नाटक शुरू कर दिया। आइए, आइए। लेकिन सामने खड़े आदमी ने घर के अंदर कदम भी नहीं रखा। उसने सिर्फ इतना कहा, बॉस ने बुलाया है। रिया कांपते हुए उनके साथ चली गई। राठौड़ ग्रुप। रिया को एक बड़े कमरे में बैठाया गया। कमरे में सन्नाटा था। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला। युवान अंदर आया। उसने रिया की तरफ देखा भी नहीं। वह अपनी कुर्सी पर बैठ गया। कमरे में कुछ पल की खामोशी रही। फिर उसने पहली बार कहा, उस रात तुम किसे मेरे कमरे तक लेकर आई थीं? रिया का गला सूख गया। सर। वो। युवान ने उसकी बात बीच में ही काट दी। झूठ मत बोलना। मुझे झूठ से नफरत है। रिया की हथेलियां पसीने से भीग गईं। वो मेरी। वह रुक गई। अगर इरा का नाम लेती तो उसकी पूरी चाल खत्म हो जाती। अगर झूठ बोलती तो सामने बैठा आदमी उसकी आंखों से ही सच पढ़ लेता। युवान ने बिना आवाज ऊंची किए कहा, सोचकर जवाब देना। क्योंकि उसने अपनी हरी आंखें पहली बार रिया पर टिकाईं। मुझे सिर्फ एक बार पूछने की आदत है। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कमरे में सन्नाटा छा गया और पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने जिस आदमी से खेल खेलने की कोशिश की। चैप्टर 6 सच। राठौड़ ग्रुप। पूरे कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। रिया के हाथ कांप रहे थे। उसके सामने बैठा युवान राठौड़ बिना कोई भाव दिखाए उसे देख रहा था। उसकी हरी आंखें ऐसी थीं कि सामने वाला झूठ बोलने की हिम्मत ही न करे। कुछ पल बाद रिया की हिम्मत टूट गई। उसने सिर झुका लिया। सर, वो लड़की मेरी सौतेली बहन है। कमरे में खामोशी छा गई। युवान का चेहरा बिल्कुल नहीं बदला। नाम इरा। उम्र 19 साल। उस रात मेरे कमरे तक कैसे पहुंची? रिया ने गहरी सांस ली। सर, कमरे का नंबर गलती से बदल गया था। मैं उसे आराम कराने के लिए ऊपर ले गई थी। वह अपनी असली साजिश छिपा गई। युवान कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। फिर उसने अपने आदमी की तरफ देखा। जो कह रही है, हर शब्द की जांच करो। जी बॉस। युवान फिर रिया की तरफ मुड़ा। इरा अभी कहाँ है?
घर पर किसके साथ रहती है? मेरी मम्मी और हमारे साथ। युवान कुर्सी से उठा। उसकी आवाज पहले की तरह ठंडी थी। इरा को मेरे सामने लाओ। रिया घबरा गई। सर, सर। वो बहुत डर जाती है। युवान ने उसकी बात पूरी भी नहीं होने दी। मैंने वजह नहीं पूछी। मैंने आदेश दिया है। कमरे में मौजूद हर आदमी सीधा खड़ा हो गया। जी बॉस। उसी समय शहर के एक छोटे से घर में इरा रसोई में चुपचाप रोटियां बना रही थी। उसे अभी तक नहीं पता था कि शहर का सबसे खतरनाक आदमी उसे ढूंढ चुका है। दरवाजे पर अचानक ठक ठक। सौतेली माँ ने दरवाजा खोला। बाहर काले सूट पहने कई आदमी खड़े थे। उनमें से एक आगे बढ़ा। हम राठौड़ साहब की तरफ से आए हैं। सौतेली माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। किस लिए? इरा से मिलने। अंदर रसोई में खड़ी इरा ने जैसे ही अपना नाम सुना, उसके हाथ से प्लेट छूटकर जमीन पर गिर गई। छन्न। पूरा घर उस आवाज से गूंज उठा। दरवाजे पर खड़े आदमी ने शांत स्वर में कहा, इरा जी, बॉस ने आपको बुलाया है। इरा की धड़कनें तेज हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया था कि खुद युवान राठौड़ उसे बुला रहा था। चैप्टर 7 पहली मुलाकात। सुबह। राठौड़ ग्रुप का मुख्यालय। कांच की 60 मंजिला इमारत आसमान को छू रही थी। काली एसयूवी धीरे धीरे मुख्य गेट के सामने आकर रुकी। इरा ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। इतनी बड़ी इमारत उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने धीरे से ऊपर देखा और डर के मारे उसकी नजरें फिर झुक गईं। 2 बॉडीगार्ड उसे अंदर लेकर गए। जहां जहां से वह गुजरी, हर कर्मचारी सम्मान में सिर झुका रहा था। कोई आवाज नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं, सिर्फ सन्नाटा। टॉप फ्लोर। एक बड़ा सा दरवाजा। बॉडीगार्ड ने धीरे से कहा, बॉस, इरा आ गई है। अंदर से सिर्फ एक शब्द आया, अंदर। दरवाजा खुला। इरा ने कांपते कदमों से अंदर प्रवेश किया। कमरा बहुत बड़ा था। सामने कांच की दीवार के पास एक आदमी खड़ा था। उसकी पीठ इरा की तरफ थी। काले रंग का सूट, दोनों हाथ पीछे बंधे हुए और बाहर फैले पूरे शहर को देखता हुआ। वह था युवान राठौड़। उसने मुड़कर भी नहीं देखा। कमरे में कुछ पल तक सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई देती रही। फिर उसकी ठंडी आवाज गूंजी, नाम। इरा ने घबराकर जवाब दिया, इरा। जोर से, इरा। उम्र, 19 साल। फिर खामोशी। युवान अब भी उसकी तरफ नहीं मुड़ा। उस रात होटल में कैसे पहुंची थी? इरा की आंखें भर आईं। मां, मुझे नहीं पता। कुछ याद है? न, नहीं। झूठ बोल रही हो? इरा ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, मैं सच कह रही हूं। उसकी आवाज कांप रही थी। युवान धीरे धीरे मुड़ा और उसके पास जाने लगा। इरा पीछे होने लगी और दीवार से टकरा गई और युवान उसके ठीक सामने खड़ा था। पहली बार दोनों की नजरें मिलीं। इरा ने जैसे ही उसकी हरी आंखें देखीं, वह डर के मारे एक कदम पीछे हटना चाही पर दीवार थी। युवान उसके चेहरे को बिना किसी भाव के देखता रहा। न आकर्षण, न मुस्कान, न नरमी,
बस ठंडी परखती हुई नजर। वह उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गया। दोनों के बीच सिर्फ हवा तक का फासला था। इरा की सांसें तेज हो गईं। युवान ने अपना दायां हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। अपना हाथ दो। इरा ने डरते डरते अपना हाथ आगे बढ़ाया। युवान ने उसकी कलाई पकड़ ली। कमरे में खड़े सभी लोगों की सांसें थम गईं। सबको इंतजार था कि अभी हमेशा की तरह युवान की त्वचा लाल पड़ जाएगी। लेकिन 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, कुछ भी नहीं हुआ। न कोई लाल निशान, न जलन, न दर्द। युवान की आंखों में पहली बार हल्की सी हैरानी चमकी। उसने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया। वह वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ पल तक कमरे में सन्नाटा रहा। फिर उसने बिना किसी भाव के कहा, जा सकती हो। इरा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। बस इतना ही? वह धीरे धीरे बाहर चली गई। दरवाजा बंद होते ही युवान ने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी की ओर देखा। आज से इरा शर्मा की जिंदगी का एक एक पल मेरी नजर में होना चाहिए। उसे पता भी नहीं चलना चाहिए कि उस पर नजर रखी जा रही है। जी बॉस। युवान ने खिड़की से बाहर देखते हुए आखिरी आदेश दिया। और उसकी सौतेली मां और बहन की पूरी सच्चाई निकालो। उसकी आवाज पहले की तरह बर्फ जैसी ठंडी थी। उसे अभी भी इरा में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए था। आखिर वही लड़की उसकी जिंदगी का अपवाद क्यों थी? चैप्टर 7 समाप्त। चैप्टर 8 रिश्ता। अगली सुबह पूरे शहर में एक ही खबर थी। राठौर परिवार का काफिला निकला है। 10 काली लग्जरी गाड़ियां, उनके आगे पीछे हथियारबंद सुरक्षा। लोग सड़क के किनारे रुककर देखने लगे। काफिला जाकर रुका एक छोटे से पुराने घर के सामने। घर के अंदर इरा झाड़ू लगा रही थी। तभी बाहर गाड़ियों की आवाज सुनकर रिया खिड़की तक दौड़ी। मम्मी, बाहर राठौर परिवार आया है। सौतेली मां की आंखें चमक उठीं। वह तुरंत बनावटी मुस्कान के साथ बाहर आई। सबसे आगे की कार का दरवाजा खुला। एक शालीन और रौबदार महिला उतरी। वे थीं युवान राठौड़ की मां। उन्होंने घर की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, क्या हम अंदर आ सकते हैं? अरे जरूर जरूर। सौतेली मां उन्हें सम्मान से अंदर ले गई। कुछ औपचारिक बातें हुईं। फिर युवान की मां ने बिना समय गवाए सीधे कहा, मैं यहां इरा का हाथ मांगने आई हूं। एक पल के लिए पूरा घर जैसे थम गया। रिया के चेहरे का रंग उड़ गया। सौतेली मां ने हैरानी का नाटक किया। इरा जी, हम अपने बेटे युवान के लिए इरा का रिश्ता चाहते हैं। सौतेली मां ने भीतर की लालच छिपाते हुए कहा, ये तो बहुत बड़ी बात है। युवान की मां ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मुझे लंबी बातें पसंद नहीं। अगर आपकी सहमति है तो कल ही शादी होगी। यह सुनते ही सौतेली मां के मन में करोड़ों के सपने दौड़ने लगे। हमें मंजूर है। रिया ने तुरंत विरोध करना चाहा। मम्मी, लेकिन सौतेली मां ने उसे घूरकर चुप करा दिया। उसी समय बाहर खड़े स्टाफ ने एक के बाद एक बड़े बड़े संदूक अंदर रखने शुरू किए। कमरा कुछ ही मिनटों में भर गया। पहला संदूक खुला। उसमें अलग अलग डिजाइन के शाही लहंगे सजे थे। दूसरा,
कीमती बनारसी और रेशमी साड़ियों से भरा था। तीसरा, बेशकीमती गहनों से जगमगा रहा था। हार, कंगन, झुमके, माथापट्टी, पायल, अंगूठियां, हर डिब्बा रोशनी में चमक रहा था। फिर और संदूक आए, दुल्हन के जूते, श्रृंगार का सामान, शाही चुनरिया, सब कुछ इतनी भव्यता से सजा था कि घर के सभी लोग स्तब्ध रह गए। युवान की मां ने शांत स्वर में कहा, इनमें से जो इरा को पसंद हो वह पहन सकती है। फिर उन्होंने इरा की ओर देखा। इरा अब तक चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब उसके लिए है। युवान की मां धीरे धीरे उसके पास आईं। उन्होंने बहुत स्नेह से इरा के गाल को हल्के से छुआ। इरा ने घबराकर उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में अपनापन था। डरो मत बेटी, कल तैयार रहना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। इरा की आंखें नम हो गईं। वह कुछ कह नहीं पाई। युवान की मां मुस्कुराई नहीं, लेकिन उनकी आवाज में ममता साफ झलक रही थी। अब तुम अकेली नहीं हो। इतना कहकर वे मुड़ी। पूरा राठौड़ काफिला उसी शाही अंदाज में वहां से निकल गया। घर के बाहर धूल बैठ गई, लेकिन घर के अंदर एक नई जिंदगी का तूफान शुरू हो चुका था। चैप्टर 9, जलन की आग। राठौड़ परिवार के जाते ही घर में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर धड़ाम, रिया ने सामने रखा फूलदान उठाकर जमीन पर दे मारा। कांच के टुकड़े पूरे कमरे में बिखर गए। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। क्यों? हर बार उसी के साथ क्यों होता है? वह चीख पड़ी। बचपन से जो भी अच्छा हुआ उसी के हिस्से आया। लोग उसे देखते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, और अब देश का सबसे अमीर आदमी भी उसी से शादी करेगा। सौतेली मां ने उसे शांत कराने की कोशिश की। रिया, चुप हो जाओ, चुप। रिया ने गुस्से में मेज पर रखा गहनों का डिब्बा फेंक दिया। मम्मी, ये सब मेरा होना चाहिए था। मैं इस घर की बेटी हूं, वो नहीं। सौतेली मां की आंखों में भी लालच साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, शांत रहो, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। रिया ने उनकी तरफ देखा। मतलब, इरा शादी करके राठौड़ हवेली तो चली जाएगी, लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं होने देंगे। रिया की आंखों में फिर वही खतरनाक चमक लौट आई। उसी समय इरा अपने छोटे से कमरे में बैठी थी। उसकी गोद में युवान की मादी हुई लाल चुनरी रखी थी। वह उसे बार बार देख रही थी। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या सच में मेरी जिंदगी बदलने वाली है? उसे नहीं पता था कि कमरे के बाहर रिया उसे ऐसी नजरों से देख रही थी मानो उससे सब कुछ छीन लेने की कसम खा चुकी हो। रिया ने अपने दांत भींचते हुए कहा, तुझे खुश नहीं रहने दूंगी।